नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है और दिल्ली में सुरक्षा का सख्त घेरा बनाया गया है। समारोह में 7 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कुछ मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी के साथ आज कई सांसद केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आज मोदी सरकार 3.0 बनने जा रही है। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ उनके कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण से पहले ही नई सरकार के मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। और इसी बीच सुबह से ही एनडीए के संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल के लिए फोन आ चुका है और इसी बीच सवाल यही है कि किस राज्य से कितने मंत्री बनाए जाएंगे और मोदी 3.0 में गठबंधन के सांसदों को कैसे जिम्मेदारी मिलेगी। इस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने एनडीए गठबंधन की सरकार लंबे समय तक नहीं चलने का दावा किया है। तो करीब करीब मंत्रिमंडल के सारे नाम तय हो चुके हैं। पहले आपको बताते हैं कि किसके जिम्मे मंत्रिमंडल सौंपा गया था। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो चुनाव है, मतलब कौन कौन चयन करेगा, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह, ये 4 लोग हैं जिन्होंने ये तय किया है कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। अब आपको ये बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में बंटवारे का आधार क्या हो सकता है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी अगले ग्राफिक्स में हम आपको बताएंगे। ये किसके जिम्मे मंत्रिमंडल का चुनाव था। ये 4 बड़े नाम हैं। इनकी तरफ से तय किया गया है कि मोदी 3.0 में कौन कौन मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, राज्य मंत्री कौन होंगे। ये पूरा खाका जो तैयार किया गया है, ये इन 4 लोगों की तरफ से किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनल किया है और इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने ये नाम तय किए हैं। क्योंकि इस बार चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, एनडीए की ये सरकार बनी है, तो सभी दलों को भी साधना है, राज्यवार भी, और साधने की कोशिश की गई है। और बंटवारे का आधार क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पहला है जातीय समीकरण साधने के लिए भी पूरी कोशिश की गई है। पहला जो आधार है वो है जातीय समीकरण, यानी कि हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, हर जाति की हिस्सेदारी हो, ये विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। दूसरा है हारे हुए राज्य के नेताओं को खुश करने के लिए। तीसरा जातीय समीकरण साधने के लिए सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद है हारे हुए राज्य के नेताओं को खुश करने के लिए ये दूसरा पैमाना रखा गया है, जहां पर अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीती नहीं है, ये दूसरा पैमाना रखा गया है। और तीसरा है कि जिन राज्यों में नाराजगी, वहां करीबियों को पद मिलेगा। जहां पर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, वहां पर भी कोशिश की गई है कि वहां पर जो नेता हैं उनको तवज्जो दी जाए, ताकि उस नाराजगी को दूर किया जा सके। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर ये मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां शपथ लेने से पहले आज प्रधानमंत्री पहुंचे। पहली तस्वीर राजघाट, उसके बाद सदैव अटल और वॉर मेमोरियल। ये 3 तस्वीरें आज प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है तीसरी बार, लेकिन उससे पहले सबसे पहले राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरी तस्वीर है वॉर मेमोरियल की, जहां पर शहीदों को नमन किया और 2 मिनट का मौन भी रखा है प्रधानमंत्री ने। तो शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मोदी आज शाम 7:15 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर कहा है कि पीएम मोदी तीसरी पारी में भी वैसे ही खेलेंगे जैसे पिछली 2 पारी में देश हित के लिए काम किया है। वहीं एमपी सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि तीसरी
हम सबका साथ सबका विकास के साथ बेहतर ऊंचाइयों को छुएंगे तीसरी बार भी। जनता ने जो मैंडेट दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत था और इसलिए गठबंधन की सरकार तो थी पर उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत था। अभी जो हमारी सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार है। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अभी भी एनडीए की सरकार है, पर उसमें भारतीय जनता पार्टी की संख्या कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर जैसे दो पारी उन्होंने खेली है वैसे तीसरी पारी भी खेलेंगे और देश हित में जो काम किए अब वो ज़्यादा तेजी से होंगे, ये हमें विश्वास है। भारतीय लोकतंत्र में ये ऐतिहासिक क्षण है। कम बार ऐसे अवसर आते हैं कि एक इतना यशस्वी नेता खुद अपने बूते पर तीसरी बार सरकार बनाता है, वो भी कामकाज के आधार पर। और मुझे लगता है कि एक अच्छा अनुभव होगा जो तीसरी बार में हमारी गति होगी, वो सबका साथ सबके विकास के साथ हम बेहतर ऊंचाइयां छुएंगे। तो शपथ या अग्निपथ इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद खान जी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, जावेद खान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। आप पहले दोनों प्रवक्ताओं से, बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं समझूंगी कि राजपाल सिंह सिसोदिया जी आप समझाइएगा कि किस फॉर्मूले के आधार पर ये मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। देखिए, मोदी जी का तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना एक ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। निश्चित तौर पर पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है कि अपने किए हुए काम के आधार पर कोई पार्टी, गैर कांग्रेसी पार्टी लगातार तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। ये एनडीए की सरकार है और निश्चित तौर पर एनडीए का एक अपना एजेंडा है, अपना एक घोषणा पत्र है, मिनिमम कॉमन जो है एक हमारा काम करने का एक रोड मैप है। उस रोड मैप पे देश की जनता को विश्वास में लेकर और देश की जनता का साथ लेकर मोदी जी तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच में शाम 7:15 पर शपथ लेंगे। फार्मूला सीधा है, फार्मूला स्पष्ट है और फार्मूला यह है कि हम गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से इस देश के लेकिन राजपाल जी इस बार चुनौती तो है ना, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। 2 बार से तो आपको बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार आपको सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। टीडीपी भी है, जेडीयू भी है, आरएलडी भी है। निश्चित तौर पर पिछली बार 2 बार की सरकार में और इसमें एक बड़ा अंतर जो देखने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि दोनों बार की पिछली सरकारों में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत में थी, इस बार बहुमत के नजदीक है। लार्जेस्ट जो है पार्टी जरूर है संसदों की संख्या के मान से, पर एनडीए में को बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है। और मैं समझता हूं कि हमारा जो गरीब कल्याण का जो कार्यक्रम चलते हैं और जो गरीब कल्याण के तहत हमारी सरकार काम करती है, दीनदयाल जी का बताया हुआ मार्ग अंत्योदय वाला, उस पर जब हम काम करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि एनडीए के किसी भी घटक दल को इस चीज पर कोई समस्या आने वाली है। इसलिए विपक्ष ये आशंका जता रहा है कि हो सकता है कि 5 साल ना चले सरकार। इस पर और कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। सरकार 5 साल पूरे करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है, हमारी नीति है, वो स्पष्ट है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारी करनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारी नीयत साफ है और हम सिर्फ और सिर्फ भारत को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं और गरीब का कल्याण करना चाहते हैं इस देश के नागरिक का। और मैं समझता हूं इसमें किसी भी हमारे घटक दल को कोई आपत्ति नहीं होगी। रविंद्र सिंह तोमर जी, अभी तक जो संभावित नाम आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो बिहार को मिलती हुई दिख रही है। बिहार को तवज्जो इसलिए देंगे नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए वो जो तानाशाही पूर्ण रवैया था वो तो नहीं चलेगा अब। और अगर उसको अपनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तो निश्चित रूप से सरकार में नहीं रह पाएंगे और मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। तो अभी भी आपको यही शक है? आपको लगता है कि जिस तरह से सभी दल एक साथ मिलकर और एनडीए की सरकार बनेगी तो बंटवारा जो विभागों का किया जाएगा या मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी, ये फॉर्मूला सेट करने में कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, अगर इसमें जैसे का मोदी जी का स्वभाव है
कि वो एकला चलो रे वाला नारा है उनका। जैसे 20 साल तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, तो भी उनका अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, खुद का जो उनका सोच था उसी हिसाब से काम करते रहे। यही उनका प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके साथ में जो मंत्री उनके सांसद थे वो खुद भी उतने संतुष्ट नहीं थे। दिली बात तो ये है, लेकिन वो खुल के कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका इतना प्रेशर होता है। तो जिस प्रकार की पॉलिटिक्स अभी तक उन्होंने की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर उस प्रकार का रवैया जरा सा भी अपनाया तो सरकार नहीं चलने वाली। और अगर उनकी इच्छा पूर्ति करते रहेंगे घटक दलों की। अच्छा, आप लोगों को निमंत्रण तो मिल गया है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर किरण बघेल जी, मैं आपके पास आते हुए, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है रविंद्र सिंह तोमर जी, जो आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि ये सरकार ना चले 5 साल, लेकिन आज मैं आप समझाइएगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से कि किस तरह का मंत्रिमंडल होगा मोदी 3.0 में। देखिए, 10 साल की यूपीए की सरकार रही और दोनों इनके शासनकाल की अगर टोटल सीट्स को देख लें तो आज भी वो पिछले 10 साल की सीट्स कम ही रही हैं। मौजूदा अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 बार की सीट्स को देख लें तो इतने कम सीट के साथ जब रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक मुख्य प्रधानमंत्री के अंडर में 10 साल इनका कोalition चल सकता है, तो मुझे लगता है अब अभी हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में, तो मुझे लगता है ये तो उनके लिए बायां हाथ का खेल है। और जिस प्रकार जनता ने तीसरी बार उनको स्वीकार किया है, उन पे भरोसा जताया है, तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और फिर एक बार यही कहना चाहूंगी, जब मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल कोalition को कैरी ऑन कर सकते हैं, तो हमारे मजबूत प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत ही छोटी बात है। रही बात छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिल्कुल 11 में से 10 सीट हमने भाजपा को जीत के दी, मोदी जी को कमल का फूल पहनाया है। और जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तो निश्चित तौर पे जुदेव जी की बात करें, रेणुका सिंह जी की बात करें, रमेश बैस जी की बात करें या विष्णुदेव साय जी की, हमेशा से छत्तीसगढ़ को तवज्जो दिया गया है। मुझे आशा है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ से एक ना एक मंत्री बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट में हमें मिले। ठीक है, मतलब राज्य मंत्री बनाए गए हैं, अभी तक कैबिनेट मंत्री का तो पद हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अब ये देखना भी होगा क्योंकि अभी जो संभावित लिस्ट आई है उसमें छत्तीसगढ़ से कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया है। जावेद खान जी, छत्तीसगढ़ से भी किसी न किसी को जरूर मौका मिले। ठीक है, जावेद खान जी, आप क्या कहेंगे? आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है और कुछ लोगों को फोन आ गए हैं, वो पहुंच भी गए हैं पीएम आवास पर और शाम को शपथ होगी। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अभी मैं मध्य प्रदेश से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अभी छत्तीसगढ़ की हमारी साथी प्रवक्ता को भी सुन रहा था। मध्य प्रदेश के प्रवक्ता गरीब 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 कर रहे थे, पर लेकिन पिछले 10 साल में गरीब की क्या स्थिति कर दी सबने देखा। छत्तीसगढ़ की हमारी प्रवक्ता कह रही थी यशस्वी और सबसे बड़ा चेहरा, तो यशस्वी और सबसे बड़ा चेहरा तो अब मोदी जी रहे नहीं, ले दे करके वो चुनाव अपनी सीट से जीत पाए हैं। जिसे क्योटा बनाना चाहते थे वो उसकी जनता ने बता दिया कि किस तरह से वो चुनाव जीते हैं, कितना वो स्वीकार्य और कितने स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी छत्तीसगढ़ से मंत्री की बात, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बस्तर जो छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और हमेशा यहाँ पर विकास की बात ये करते हैं, और विकास की बात करते करते नक्सल प्रभावित बना दिए, विनाश की ओर लेकर के चले गए। क्या 10 साल में अब इसे तीसरा जो इनका अवसर मिल रहा है, बस्तर से ये मंत्री देंगे? ये तो बस्तर से अभी तक मंत्री तक नहीं दिए, जबकि बस्तर की जनता ने 55,000 वोटों से जिता करके भेजा। तीसरी, जो हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली सरकार नहीं। देखिए, एक अहंकार है मोदी जी के अंदर, मैं का अहंकार, तो देश की जनता ने मैं से हम में जरूर लेकर के आ गया है, लेकिन उनके अंदर का आज भी वह मैं वाला अहंकार कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और जिस तरह से जिन दलों के साथ में गठबंधन करके ये सरकार बना रहे, जो बैसाखी इन्हें मिली है, कहीं ना कहीं वो दोनों दल इस तरह की सोच रखते हैं जो सेकुलर सोच रखते हैं, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व का सोच रखती है। तो कितने दिन ये चलेंगे, सेकुलर और हिंदुत्व के बीच में जो खींचातानी शुरू होगी, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है।
हाँ ठीक है, मोदी जी अपनी जिद पर तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बन रहे हैं, मैं इसको जिद ही कहूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदी जी से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी क्यों नहीं तो उनको चुना गया है ना, एनडीए संसदीय दल का नेता उनको चुना है, सबने सर्वसम्मति से चुना है, इसमें जिद कहां से आ गई? बिल्कुल सहमति से चुना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे किया है। वो अगर आगे नहीं करते तो हो सकता है विकल्प की बात तो कहीं संसदीय दल की बैठक में आई ही नहीं। एक लोकतांत्रिक गठबंधन में विकल्प की बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन विकल्प की बात कहां हुई? आज भी एनडीए के अंदर में कहीं ना कहीं तानाशाही तो दिख रही है। डॉक्टर किरण बघेल जी, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं सत्य प्रकाश शर्मा जी को लाती हूँ डिबेट में। राजपाल जी, आपके पास साथी प्रवक्ता जी की बात सुन के यही लग रहा था कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हालात देखें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार भूपेश बघेल जी को, इनके पूर्व मुख्यमंत्री को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। इनके सारे दिग्गज नेता, सारे कैबिनेट मंत्री, चाहे शिवसेना की बात करें, साउथ की बात करें, सारे के सारे पिट चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। फिर भी इनको आत्मचिंतन का समय है, आत्म मंथन का समय है। ये छोड़कर ये भाजपा पर लांछन लगाने से नहीं बच रहे हैं। मुझे लगता है इनको अपने गिरेबान में बहुत पहले झांकना चाहिए। और फिर एक बार मैं कहती हूँ कि मोदी जी तानाशाह नहीं, मोदी जी उनको अहंकार नहीं बल्कि उनका ये आत्मविश्वास है, जनता का विश्वास है, जिसको तीसरी बार जनता ने विश्वास के साथ मोदी जी को बिठाया है। और एकलव, चलो बात की बात कर रहे थे मोदी जी को, तो आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हालात देख सकते हैं किस प्रकार भूपेश बघेल जी ना अपने कार्यकर्ताओं की बातें सुन रहे थे, ना ही अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की बात सुन रहे थे, ना ही जनता की बात सुन रहे थे। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा से लेकर लोकसभा में आपको पटकनी दी है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है राजपाल जी और जवाब दे दे, फिर जावेद जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। राजपाल जी विकल्प पे मैं कह रहा था, अभी मेरे मित्र विकल्प की बात कर रहे थे। हाँ। तो भैया एनडीए ने जब चुनाव लड़ा तो नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को बताते हुए चुनाव लड़ा। ये तो कांग्रेस की परंपरा है कि मध्य प्रदेश में 2018 का चुनाव था तो दूल्हे के रूप में सिंधिया जी को दिखाया और जो बारात लेके जो आए वो कमलनाथ जी आ गए। तो ये पलटी मार तो ये लोग हैं, ये लोग इनकी परंपरा है। हमारी परंपरा तो ये रही कि अगर हमने चुनाव के पहले नेता डिक्लेयर कर दिया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय कर दिया, तो फिर चुनाव के बाद में कुछ भी परिस्थिति हो हम उन्हीं को शपथ दिलाने की बात करेंगे। ठीक बात है और जावेद जी, ठीक है जावेद जी, छोटा सा जवाब आप इस पे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जब उनके नाम पर लड़ा गया है तो उन्हीं को चुनेंगे ना, विकल्प की बात कहां से आ गई? नहीं, बिल्कुल उनके नाम पे लड़ा गया, लेकिन उनको तो विश्व का सबसे बड़ा नेता भी बताया गया, विश्व गुरु भी बताया गया। लेकिन विश्व गुरु की क्या स्थिति बनी है आप देखिए, 400 पार का अहंकार लेकर के। नहीं, अब रुकिए सत्य प्रकाश जी को लाती हूँ। नहीं, 240 में सत्य प्रकाश जी जो संभावित नाम आ रहे हैं, जो एक मिनट रुक जाइए, अब जावेद जी रुक जाइए, सत्य प्रकाश जी को लाने दीजिए। जावेद जी एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए जावेद जी, अब रुकना होगा, प्लीज रुकना होगा। सत्य प्रकाश जी, जो संभावित नाम आ रहे हैं उसमें क्या आपको संभावनाएं दिख रही हैं कि किस आधार पर तैयार किया जाएगा? क्योंकि ये अलग है, पिछले 10 सालों से ये कैबिनेट अलग होगा। मनु जी, मैं पहली बात तो लेट जुड़ पाया हूं किसी टेक्निकल इशू के कारण आपकी तरफ से, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से पॉसिबल नेम हैं ये हमने नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो पॉसिबल नाम लगभग कंफर्म है। देखिए, ज्योतिरादित्य का आना एक मायने से जरूर है कि जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसके पीछे बड़ा काम ज्योतिरादित्य ने किया और उनकी धार से बीजेपी की सांसद सावित्री ठाकुर को भी फोन आ गया है, ये अपडेट आ गया और जीत उनकी है वो एक बड़े मार्जिन की जीत है, इसलिए उनको लिया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उन लोगों को जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, हाँ। कहा यह जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की जीत है वो हिस्टोरिक है। भले ही कांग्रेस 1984 में क्लीन स्वीप किया था जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का जो मूल व्यक्ति है उसको या उसकी सीनियरिटी को या उसके कंट्रीब्यूशन को ज्यादा महत्व मिलेगा, तो पार्टी ज्यादा यहाँ और मजबूत होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस समय मोदी के सामने 2019 या 2014 जैसी स्थिति नहीं है।
कि ज्यादा से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश से जा सकें। भले ही 29 लोग गए हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि जितने पिछले बार 5 लोग रहे उन सबको कैबिनेट में जगह मिल जाए, क्योंकि अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके लिए भी मफीद जगह जरूरी देना है, तब फिर अपनी पार्टी यानी दूसरों को पहले तब फिर घर को। या एक सवाल जरूर चल रहा था, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि एनडीए की तरफ से कोई दूसरा नाम होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशन है, जैसे कि सिसोदिया जी ने बताया, और मैं भी इतना समझता हूं जब से राजनीति को गहराई समझा है। तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का ही एक चेहरा था जिनको कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर आना था। दूसरा नाम का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश को अगर प्रॉपर प्रेफरेंस नहीं दिया गया तो पार्टी के अंदर, जैसा कि 2023 में इलेक्शंस के बाद एक बड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में लोग मंत्री बने, सीएम बने, तो वो जो डिससैटिस्फैक्शन थोड़ा सा देखा गया, लेकिन हालांकि उसका इंपैक्ट इलेक्शंस में नहीं पड़ा तो हो। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कदम कहीं ना कहीं सीनियरिटी को प्रायोरिटी देकर रखे जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, माफी चाहूंगी मैं आपको कम वक्त दे पाई, लेकिन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब लगातार जो संभावित नाम है वो सामने आ रहे हैं, अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। मध्य प्रदेश से 2 नाम अभी आगे चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और धार से बीजेपी की सांसद है सावित्री ठाकुर, उनको भी फोन आ गया है। और इस लगातार इस बड़ी खबर पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे दिन दहाड़े में। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।